स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्फ्रेड महन नाम के एक यूएस नेवल ऑफिसर और हिस्टोरियन थे जिन्हें 19th सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट अमेरिकन स्ट्रैटेजिस्ट माना जाता है। उन्होंने ब्रिटेन के हेजेमनी को एनालाइज करते हुए कहा था कि ग्लोबल डोमिनेंस को कायम करने के लिए नेवल सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करना सबसे जरूरी है। उनका मानना था कि पीस टाइम में सी का कमर्शियल यूज और वॉर में उसका कंट्रोल नेशनल ग्रेटनेस के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल ह्यूमन सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में सीज और ओशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो कमर्शियल, साइंटिफिक, स्ट्रैटेजिक या मिलिट्री एंगेजमेंट्स हो। इनके वास्ट रिसोर्सेज को गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन में यूटिलाइज किया गया है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी के बीच लिंकेज एस्टैब्लिश हो सके। इसीलिए इसे ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। और इसी ब्लू इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए एक्सपर्ट्स आजकल ब्लू डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ब्लू डिप्लोमेसी का फोकस है मैरीटाइम सिक्योरिटी और मैरीटाइम रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज, जिसके लिए डिप्लोमेट्स, नेवल एक्सपर्ट्स, साइंटिस्ट और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स में एक कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन जरूरी है। जाहिर सी बात है कि इंडिया जैसी एक कंट्री के लिए ब्लू इकोनॉमी और ब्लू डिप्लोमेसी जैसे कॉन्सेप्ट्स काफी मायने रखते हैं। इंडिया एक पेनिनसुला है, यानी एक ऐसा लैंडमास जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। इंडिया की कोस्ट लाइन 75,000 किलोमीटर का एक मैसिव एरिया कवर करती हैं, जिनमें 9 स्टेट्स और 1382 आइलैंड शामिल हैं। ओवरऑल 4 मिलियन से भी ज्यादा फिशर फोल्क और कोस्टल कम्युनिटीज अपने सस्टेनेंस के लिए कोस्टल इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं। नेचुरली इंडिया के मैरीन रिसोर्सेज और मैरीटाइम सिक्योरिटी उसके नेशनल इंटरेस्ट का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडिया कई मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ब्लू इकोनॉमी को प्रमोट करता आया है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है IORA यानी इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। इसके अलावा 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू इंडिया अपने मैरीटाइम कनेक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहता है। वैसे तो इन डेवलपमेंट्स को पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज भी इंडिया अपने ब्लू इकोनॉमी पोटेंशियल को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाया है, क्योंकि उसका ट्रेडिशनल फोकस कॉन्टिनेंटल या लैंड बेस्ड कंसिडरेशंस पे रहा है। पर आज सी और ओशंस के इंपॉर्टेंस को साइडलाइन किया ही नहीं जा सकता, खासकर तब जब इंडिया उसे अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मानता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो या एनर्जी सप्लाईज या फिश और मिनरल रिसोर्सेज। इंडियन ओशन आज दुनिया की जियोपॉलिटिक्स का एक मेजर थिएटर है, और इसीलिए एक्सपर्ट्स इंडिया के ब्लू डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथन करने की बात कर रहे हैं। तो आखिर ब्लू इकोनॉमी के थ्रू इंडिया अपने ब्लू डिप्लोमेसी को कैसे मजबूत कर सकता है, कैसे इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एज मिलेगा और कैसे इससे इंडिया अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को बूस्ट कर सकता है, आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है, और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल यूपीएससी मेंस GS2 के IR सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में और भी बात हम वीडियो के आखिरी में करेंगे। फिलहाल बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, स्टडी IQ के फुली लाइव प्री प्लस मेंस बैच में लास्ट की कुछ सीट्स बची हुई हैं। इस बैच के इंपॉर्टेंट फीचर्स जैसे कि मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, 1-to-1 मेंटरशिप और MCQ बेस्ड रिवीजन जैसा ही एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, जो है कैप यानी कि करंट अफेयर्स प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सेशंस होंगे, जो कि न्यू आर्टिकल्स और सभी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिकेशंस को कवर करेंगे, जिससे आपको हर एक सोर्स को सेपरेटली कवर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक ही वीडियो सेशन में आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन रोज का रोज कवर होगा। और रिवीजन के लिए आपको उसी वीडियो लेक्चर से रिलेटेड PDFs भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिससे आपको रिवीजन के लिए भी अलग से कोई सोर्स ना ढूंढना पड़े। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,500 के डिस्काउंटेड प्राइस पे, अगर आप यूज करते हैं कूपन कोड AG Live। तो अब पूरे देश के यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ आप भी कहिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। इस बैच से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लू इकोनॉमी के बिना ब्लू डिप्लोमेसी की बात नहीं की जा सकती। साधारण शब्दों में कहें तो ब्लू इकोनॉमी मैरीटाइम इकोसिस्टम के यूज, प्रिजर्वेशन और रीजनरेशन को कवर करता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक यह ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज करने का एक मॉडल है, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ और ओशन इकोसिस्टम के हेल्थ दोनों को इंश्योर किया जा सकता है और दोनों के बीच बैलेंस भी बिठाया जा सकता है।
इकोनॉमी का ये सबसेट मैरीटाइम एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो सोशल इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट करता है। ये ऑर्गेनिक और रिन्यूएबल इनपुट्स को यूज कर एक सी बेस्ड मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रमोट करता है जिससे ओशंस को हेल्दी और हाईली प्रोडक्टिव बनाया जा सके। इस आइडिया को बेल्जियन एंटरप्रेन्योर और इकोनॉमिस्ट गंटर पॉली ने अपनी किताब द ब्लू इकोनॉमी में एक्सप्लोर किया है। उनका आर्गुमेंट है कि ब्लू इकोनॉमी को अडॉप्ट कर सोसाइटी एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल और सोशल बेनिफिट्स एंजॉय कर सकती है। पर इस ब्लू इकोनॉमी को सस्टेन करने के कई चैलेंजेस हैं क्योंकि जहां मैरीन रिसोर्सेज के यूज की बात हो वहां एक्सप्लॉयटेशन का थ्रेट अपने आप ही आ जाता है। अब चाहे वो साउथ चाइना सी में चाइनीज एक्सपेंशन हो या हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सोमालियन पायरेसी, इन्हीं चैलेंजेस से डील करने के लिए ब्लू डिप्लोमेसी को प्रमोट किया जा रहा है जिससे ओशंस के रीजनेबल और सस्टेनेबल यूज को इंश्योर कर प्लैनेट की स्टेबिलिटी को सिक्योर किया जा सके। ब्लू डिप्लोमेसी के थ्रू वर्ल्ड वाइड ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जा सकता है। वर्ल्ड लीडर्स, साइंटिफिक कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी और प्राइवेट बिजनेसेस इस ओशन कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल के की प्लेयर्स हैं। वैसे तो ओशन से कनेक्टेड प्रोफेशनल्स और खासकर यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी यानी कि यूएनसीएलओ के नेगोशिएटर्स 1980 से प्रोमिनेंट रहे हैं। सो एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडिशनल ब्लू वाटर इकोनॉमी ऑपरेट करता आया है और डिप्लोमेट्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन रहा है। पर ये कॉन्सेप्ट 2012 के यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि रियो +20 समिट के बाद एकेडमिक और पॉलिसी सर्कल्स में भी मशहूर हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस में स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी SIDS ने अपने सर्वाइवल चैलेंजेस को सामने रखते हुए ब्लू इकोनॉमी को अडॉप्ट करने की अर्जी जताई। जल्द ही इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को सिस्टमैटिकली परस्यू करेगा। मार्च 1997 में एस्टैब्लिश्ड ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन ओशन को बॉर्डर करने वाले 23 स्टेट शामिल हैं। 2015 से सागरमाला प्रोजेक्ट इंडिया के ब्लू इकोनॉमी का सेंटर पीस रहा है। ये एक मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम है जिसका एम है पोर्ट्स का डेवलपमेंट, मॉडर्नाइजेशन और कनेक्टिविटी और साथ ही साथ कोस्टल कम्युनिटीज का विकास। ब्लू इकोनॉमी इंडिया के लिए उसके नेशनल सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने और पड़ोसी देशों के साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। अब आइए इंडिया के ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव्स पे एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि डिप्लोमैटिकली इंडिया का अप्रोच कैसा रहा है। दोस्तों, आजादी के बाद से ही इंडियन ओशन हमारी डिप्लोमेसी का एक मेजर फोकस पॉइंट रहा है। कोल्ड वॉर के दौरान इंडिया यूएन एडहॉक कमिटी ऑन द इंडियन ओशन में काफी एक्टिव था क्योंकि वो इस रीजन को ग्रेट पावर पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहता था। वैसे तो पाकिस्तान और चाइना के साथ बॉर्डर्स डिस्प्यूट के चलते इंडिया ने कई बार अपने मैरीटाइम स्फीयर को निग्लेक्ट किया, लेकिन इन सब के बावजूद इंडियन ओशन कोऑपरेशन का इंपॉर्टेंस बढ़ता ही गया है। इसके कई कारण हैं, जिनमें से पहला ये कि इंडियन ओशन चाइना और जापान के कमर्शियल हब्स, मिडिल ईस्ट के एनर्जी रिसोर्सेज और यूरोपियन मार्केट के बीच एक मेजर ट्रांजिट स्पेस है। अफ्रीका के रिसोर्सेज और मार्केट्स के लिए भी ये एक क्रूशियल रूट है। आज ग्लोबल ऑयल ट्रैफिक का 2/3, दुनिया का हाफ कंटेनर ट्रैफिक और वर्ल्ड मैरीटाइम ट्रैफिक का 1/3 इंडियन ओशन के थ्रू पास होता है। ग्लोबल ओशन ट्रेड और ऑयल रूट्स का ये हब स्ट्रैटेजिकली एक इंपॉर्टेंट एरिया है और इसीलिए इन सी लेन्स में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के अगेंस्ट भी कई मेजर थ्रेट्स हैं, जैसे पायरेट्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इन्हीं थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए और इंडियन ओशन रीजन में पीस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए इंडिया इस रीजन के बाकी देशों के साथ अपने सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन कर रहा है। मालदीव्स, मॉरिशियस, सेशल्स और सिंगापुर जैसी स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स यानी SIDS के साथ कोऑपरेशन एनहांस करना और नए लिंक्स स्टैब्लिश करना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एक कोर इशू रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर डिजास्टर रिलीफ और रेस्क्यू तक भी इंडिया अपने मैरीटाइम एंगेजमेंट्स के बारे में सीरियस हो रहा है। सॉफ्ट पावर के साथ इंडिया अपने हार्ड पावर को भी बैलेंस कर रहा है। दूसरे स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड नेशंस के साथ एग्रीमेंट्स के थ्रू इंडियन नेवी अपने ओवरसीज डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रही है ताकि फॉरेन बेसिस पे भी वो मिलिट्री एक्सेस एंजॉय कर सके। इनमें इंडोनेशिया का सबांग पोर्ट, ओमान का डुकम पोर्ट, अमेरिका का डियो ग्रासिया पे बेस और रियूनियन आइलैंड पे फ्रेंच बेस शामिल है। इंडिया ने ईरान के चाबहार जैसे कमर्शियल पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक इंफॉर्मेशन रडार नेटवर्क और रीजनल पार्टनरशिप को बूस्ट करने के लिए उसे बांग्लादेश, श्रीलंका, सेशल्स और मॉरिशियस के कमर्शियल पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करना होगा। तो इंडिया के मैरीटाइम कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि इंडिया के शेयर्ड इंटरेस्ट 5 तरह के हैं।
पहला, कमर्शियल शिपिंग के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इंश्योर करना। दूसरा ये कि इंडियन ओशन रिसोर्सेज को सस्टेनेबली और इक्विटेबली हार्नेस करना। तीसरा, डिजास्टर प्रिवेंशन और सर्च एंड रेस्क्यू के लिए प्रोटोकॉल स्टैब्लिश करना। चौथा, प्राइवेसी, टेररिज्म, स्मगलिंग और इलीगल वेपन्स प्रोलिफरेशन को चेक करना। और लास्टली, इंटरनेशनल नेवल कंपटीशन को मैनेज करना। चलिए अब ब्लू इकोनॉमी और डिप्लोमेसी से जुड़े कुछ इंडियन इनिशिएटिव्स पे एक नजर डालते हैं। ब्लू इकोनॉमी और डिप्लोमेसी को प्रमोट करने की जब बात हो तब इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन यानी IORA का नाम पहले सामने आता है। मार्च 1997 में एस्टैब्लिश्ड ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडियन ओशन को बॉर्डर करने वाले 23 स्टेट शामिल हैं। अक्टूबर 2014 के 14th IORA मिनिस्ट्रियल मीटिंग में ब्लू इकोनॉमी को स्पेशल फोकस एरिया के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया था। ब्लू इकोनॉमी के बढ़ते ग्लोबल इंटरेस्ट के कारण ये मेंबर स्टेट्स का अटेंशन कैप्चर करता आया है। इसलिए गवर्नमेंट, एकेडमिक्स और बिजनेस लीडरशिप IORA के प्रोग्राम्स को एक्टिवली सपोर्ट और शेप कर रहे हैं। कई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में IORA ने ब्लू इकोनॉमी के प्रति उसके कमिटमेंट को रीइंफोर्स किया, जिसे 2014 से 2020 के बीच ऑर्गेनाइज किया गया जकार्ता समिट। इसके अलावा इंडिया ने एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी कि आसियान के साथ भी ब्लू इकोनॉमी पे पॉलिसी कन्वर्जेंस को लेकर 4 वर्कशॉप्स कंडक्ट की हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स के साथ इंडिया के बायलैटरल डिस्कशंस में भी ब्लू इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव यानी सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में। 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया सागरमाला प्रोजेक्ट कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट कंस्ट्रक्शन, इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट, टूरिज्म, फिशिंग और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के डेवलपमेंट को कवर करता है। पिछले कुछ सालों में इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया के कुछ मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी डेवलपमेंट में प्रोग्रेस देखा गया है। इन पोर्ट्स का इंस्टॉल कैपेसिटी 79% तक बढ़ गया है, जहां 2014-15 में इनकी कैपेसिटी 871.5 मीट्रिक टन पर एनम थी, वहीं आज वो 1561 मीट्रिक टन जा पहुंची है। इंटरनेशनली भी सागरमाला को प्रमोट किया जा रहा है। इस साल डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे नॉर्डिक कंट्रीज के कंपनीज को इंडिया ने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्रपोजल दिया। इसके अलावा इंडिया और नॉर्डिक कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स ने ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और शिपिंग इंडस्ट्री के कार्बन रिडक्शन प्लान्स को एक्सप्लोर करने का वादा किया। 2015 में ही एक और मेजर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया और वो है सागर। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन यानी सागर इनिशिएटिव को लॉन्च करते हुए इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इंडिया की ओशन स्ट्रेटजी उसके कैपेबिलिटीज और बाकी रीजनल पार्टनर्स के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग, कलेक्टिव एक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड होगी। इसके अलावा इंडिया नॉन इंडियन ओशन रीजन एक्टर्स के साथ भी कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेगा ताकि ट्रांसपेरेंसी, रूल ऑफ लॉ और पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स को अचीव किया जा सके। सागर इनिशिएटिव का फोकस है कोऑपरेटिव मेजर्स के थ्रू ओशंस का सस्टेनेबल यूज। इस पॉलिसी के अंडर इंडियन नेवी ने कई कंट्रीज को डिजास्टर रिलीफ, सर्च और रेस्क्यू मिशंस और पायरेसी को टैकल करने में असिस्ट किया है। इसी सागर मिशन के तहत 2019 में इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI लॉन्च किया गया। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव यानी IPOI ब्लू इकोनॉमी के कई एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करता है। इस इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है मैरीटाइम बाउंड्रीज को स्ट्रेंथन करना। अब तक कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स और उनके लीडरशिप को आउटलाइन किया गया है, जैसे मैरीटाइम सिक्योरिटी और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट इंडिया, मैरीटाइम इकोलॉजी ऑस्ट्रेलिया, मैरीटाइम रिसोर्सेज फ्रांस एंड इंडोनेशिया, ट्रेड कनेक्टिविटी एंड मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जापान। इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आइडियाज और एकेडमिक लिंकेजेस जनरेट करने की अपील की है। दोस्तों इसके बाद फाइनली हम आते हैं इस साल ब्लू इकोनॉमी पे साइन किया गया इंडो फ्रांस एग्रीमेंट पे। इंडिया फ्रांस रोड मैप ऑन ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस इस साल फरवरी में पेरिस में अनाउंस किया गया था। इस एग्रीमेंट के अंडर दोनों कंट्रीज साइंटिफिक नॉलेज और ओशन कंजर्वेशन में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिससे हमारे ओशंस रूल ऑफ लॉ पे बेस्ड एक ग्लोबल कॉमन की तरह एग्जिस्ट कर सकें। इस रोड मैप के एम्बिट में मैरीटाइम ट्रेड, नेवल इंडस्ट्री, फिशरीज, मैरीटाइम टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च, कोस्टल मैनेजमेंट, मैरीन इको टूरिज्म और इनलैंड वाटरवेज आते हैं। इसके अलावा दोनों देश एनुअल बायलैटरल डायलॉग भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जहां इन सारे एरियाज पर चर्चा हो सके।
तो दोस्तों अब तक हमने इंडिया के डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स को लेकर बात की है, लेकिन चाइना के बिना ये डिस्कशन अधूरा है। दोस्तों आपको चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यानी OBOR इनिशिएटिव के बारे में पता होगा। $150 बिलियन का ये मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चाइना को ग्लोबल अफेयर्स में एक बहुत ही बड़ा प्लेयर बना देगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और कुछ इसे एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं। पर जो भी हो, दोनों साइड्स के मुताबिक इंडिया को केयरफुली चूज करना होगा ताकि वो चाइना को लेकर उसके कंसर्न्स और चाइना के साथ उसके इकोनॉमिक एंगेजमेंट्स को बैलेंस कर सके। इस सिनेरियो में ब्लू वाटर इकोनॉमी रीजनल डेवलपमेंट का एक अहम मुद्दा होगा, जिसको लेकर कंपटीशन ऑलरेडी देखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ओशन में चाइना का इन्फ्लुएंस। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया अपने ब्लू डिप्लोमेसी को बूस्ट जरूर कर सकता है। एक्सपर्ट्स दावा करते हैं कि ब्लू डिप्लोमेसी के लिए कई मेजर्स की जरूरत है। पहला, ड्राफ्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क को ऑफिशियल पॉलिसी में तब्दील करना होगा, जिसमें फोकस स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल रोड मैप हो। दूसरा, साइंटिफिक और एकेडमिक कम्युनिटी के अलावा ब्लू डिप्लोमेसी के स्कोप में बिजनेस और इंडस्ट्री को भी शामिल करना चाहिए। फाइनली, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड कंट्रीज के बीच ब्लू इकोनॉमी पे कोऑपरेशन को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि इन कंट्रीज के पास वास्ट ओशियनिक रिसोर्सेज हैं। ऑब्जर्वर्स इस बात पे भी एम्फसाइज करते हैं कि इंडिया और दूसरे प्लेयर्स को नेवल एक्टिविटी के रिगार्डिंग एक ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करनी होगी। इंडियन लीडरशिप के थ्रू इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन को इंप्रूव किया जा सकता है, चाहे वो रिसोर्स एक्सट्रैक्शन हो या ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स। इस मामले में कई इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन ओशन नेवल सिंपोसियम में इंडिया एक एक्टिव पार्टिसिपेंट रहा है। 35 मेंबर्स का ये ग्रुप अपने नेवीज के थ्रू मैरीटाइम कोऑपरेशन को इंप्रूव करना चाहता है। इसके अलावा 21 स्टेट्स का इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सिक्योरिटी और कल्चरल प्रमोशन से रिसोर्स मैनेजमेंट और गवर्नेंस तक अपने आप को डाइवर्सिफाई करता आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने डिस्कस करा और एनालाइज किया इंडिया की ब्लू डिप्लोमेसी को। इस पूरे मुद्दे पे लेके आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि वीडियो के पहले भाग में बताया कि ये वीडियो यूपीएससी मेंस के GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी के रेलेवेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसे आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, डिस्कस द ग्रोइंग रेलेवेंस ऑफ इंडियाज ब्लू इकोनॉमी एंड ब्लू डिप्लोमेसी। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।